हबी, मैं आज रात घर नहीं आ रही हूँ। फोन पर मेरी पत्नी की आवाज में नशे का हल्का सा असर था। बैकग्राउंड में मर्दों के हंसने ना होगा। मैंने फोन इतनी जोर से पकड़ा कि मेरी उंगलियों के जोर सफेद पड़ गए। मेरी सांसें तुरंत भारी हो गईं। वैनेसा, तुम लोग कहाँ हो? होटल में सिर्फ एक ही बिस्तर है। हम बस एक साथ सिमट कर सो जाएंगे। वह शरारत भरे अंदाज में हंसी। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो जाओ अपनी किसी सहेली को ढूंढ लो। मुझसे ज्यादा सुंदर, मुझसे बेहतर फिगर वाली किसी लड़की को ढूंढो और उसके साथ जैसा चाहो वैसा करो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। फोन कटने की बीप की आवाज गूंज उठी। स्क्रीन पर मेरे होठों के कोने पर एक ठंडी, व्यंग्य भरी मुस्कान दिखाई दी। ठीक है, तुमने खुद ही कहा था, मेरा नाम नाथन क्रॉस है। मेरी शादी वेनेसा से 3 साल पहले हुई थी। मैं एक छोटी सी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हूं। वह उसी इंडस्ट्री की एक दूसरी कंपनी में डिपार्टमेंट हेड है। हम कॉलेज में क्लासमेट थे और ग्रेजुएशन के बाद स्वाभाविक रूप से हमने शादी कर ली। बाहर वालों की नज़र में हम हुनर और खूबसूरती का एक बेहतरीन मेल थे, लेकिन सिर्फ मैं ही जानता था कि हमारी शादी अंदर से पूरी तरह सड़ चुकी थी। और इस सड़न की वजह था उसका तथाकथित सबसे अच्छा दोस्त हंटर हेस। हंटर हेस, एक अमीर खानदान का वह सुंदर लड़का, मुझे कभी कुछ समझता ही नहीं था। वे सोफे पर सिमटकर आधी रात तक हॉरर फिल्में देख सकते थे। वे एक ही कप से मिल्क टी पीने के लिए एक ही स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर सकते थे। वे देर रात एक दूसरे को फोन करके सुबह 2 या 3 बजे तक बिना रुके बातें कर सकते थे। यहां तक कि उसके फोन में हंटर का नाम डार्लिंग के तौर पर सेव था, जबकि मेरा नाम सिर्फ नाथन था, बिल्कुल बेजान। मैंने एक से ज्यादा बार उसे हंटर से उचित दूरी बनाए रखने की हिदायत दी थी, लेकिन हर बार वह बहाने बनाने का वही पुराना तरीका अपनाकर मुझे चुप करा देती थी। नाथन, तुम इतने छोटे दिल वाले क्यों हो? हमारी दोस्ती तो बिल्कुल पाक साफ है। तुम्हारी सोच इतनी गंदी क्यों है? अगर तुम इसी तरह पेश आते रहे तो हमारे बीच अब कोई बातचीत नहीं हो पाएगी। आज हमारी शादी की 3री सालगिरह थी। मैंने वह फ्रेंच रेस्टोरेंट बुक किया था जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था, और वह हीरे का हार चुना था जिसके बारे में वह पिछले 6 महीनों से बात कर रही थी। मैं शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक इंतजार करता रहा। रेस्टोरेंट के स्टाफ की 2 बार शिफ्ट बदल चुकी थी। टेबल पर जल रही मोमबत्तियां बुझ गईं और उन्हें दोबारा जलाया गया। जिस चीज का मैं इंतजार कर रहा था वह एक बेतुकी फोन कॉल थी, जिसमें वह बता रही थी कि वह होटल के एक ही बिस्तर पर सो रहे अपने नशे में धुत सबसे अच्छे दोस्त की देखभाल कर रही है। कितना हास्यास्पद है। मेरी शादी की सालगिरह असल में उनकी पवित्र दोस्ती के लिए एक जबरदस्त जश्न बन गई थी। मेरे सीने में जल रहे गुस्से से मेरे अंदर के अंग गर्मी से झुलसने लगे थे, लेकिन मैंने उसे वापस फोन नहीं किया, उससे कोई सवाल नहीं पूछा, नहीं उस पर चिल्लाया। मुझे अच्छी तरह पता था कि ऐसा करना बेकार होगा। इससे मुझे बस उसके आरोपों का एक और दौर झेलना पड़ता। वह मुझे नासमझ, परेशानी खड़ी करने वाला और तुच्छ कहती। मैं धीरे से खड़ा हुआ और रेस्टोरेंट का शीशे वाला दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। रात की ठंडी हवा मेरी जैकेट के अंदर घुस गई, जिससे मेरे अंदर की कुछ गर्मी तुरंत शांत हो गई। मेरा दिमाग पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया। क्या उसे यह सब गलत नहीं लगा? क्या उसने मुझसे यह नहीं कहा था कि मैं भी अपनी कोई सबसे अच्छी सहेली ढूंढ लूं? ठीक है, मैं उसकी यह इच्छा पूरी कर दूंगा। मैंने अपने फोन में एक ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढा जिस पर काफी समय से धूल जम रही थी। उस नंबर के साथ नाम सेव था, सीईओ स्टर्लिंग, विक्टोरिया स्टर्लिंग, एक ऐसी महिला जो वेनेसा से 100 गुना ज्यादा खूबसूरत थी और हंटर से 1000 गुना ज्यादा अमीर। वह स्टर्लिंग ग्रुप की मुखिया थी, जिसकी कुल संपत्ति अरबों में थी। स्पिरिट सिस्टम प्रोजेक्ट की वजह से हमारी कंपनी की स्टर्लिंग ग्रुप के साथ एक पार्टनरशिप थी। प्रोजेक्ट लीड होने के नाते मैं उससे कुछ बार मिल चुका था। वह व्यापार जगत की एक ऊंचे रुतबे वाली, पहुंच से बाहर रहने वाली रानी थी, लेकिन इस वक्त वह मेरे बदले के लिए सबसे धारदार हथियार बन गई थी। एक गहरी सांस लेकर मैंने कॉल का बटन दबा दिया। फोन की घंटी काफी देर तक बजती रही, इतनी देर तक कि मुझे लगा कि वह फोन काट देगी। आखिरकार दूसरी तरफ से एक ठंडी, साफ सुथरी महिला की आवाज आई, जिसमें हल्की सी थकावट का एहसास छिपा हुआ था। कौन बोल रहा है? सीईओ स्टर्लिंग, नमस्कार। मैं एपेक्स कंपनी से नेथन क्रॉस बोल रहा हूं। मैं आपसे किसी काम में मदद चाहता हूं, या यूं कहूं कि मैं आपके साथ एक डील करना चाहता हूं। वह एक पल के लिए चुप रही, मानो मेरे शब्दों की गंभीरता को तौल रही हो। उसका लहजा पूरी तरह से पेशेवर था, जिसमें जरा भी उतार चढ़ाव नहीं था। बोलो, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करो। जिस पल मैंने ये शब्द कहे, मुझे खुद भी यह बात बेतुकी लगी। एक मामूली प्रोजेक्ट मैनेजर जो एक अरबती सीईओ से उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करने की हिम्मत कर रहा था, यह सचमुच दिन में देखे गए किसी सपने जैसा था। लेकिन यह बदला लेने का सबसे तेज और सबसे बेरहम तरीका था जो मेरे दिमाग में आया। वेनेसा को नजरअंदाज किए जाने और धोखा मिलने का एहसास कराने का यही एकमात्र तरीका था। दूसरी तरफ से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, जिसमें गहरी हैरानी और मजाक छिपा था। नाथन, क्या मैंने सही सुना? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करूं? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? मुझे पता है। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली,
मेरी आवाज में जरा भी कंपन नहीं था, वह एकदम स्थिर थी। इसके बदले में मैं स्पिरिट सिस्टम के मुख्य तकनीकी पैरामीटर्स, जिसे हमारी कंपनी डेवलप कर रही है, स्टर्लिंग ग्रुप को पूरी तरह से मुफ्त में दे दूंगा। मजाक करने की आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हंटर ने कुछ ज्यादा ही पी ली है। मुझे यहीं रुककर उसका ख्याल रख। स्पिरिट सिस्टम वह प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने 2 साल तक अपनी पूरी जान लगा दी थी। एक बार जब यह सफलतापूर्वक लॉन्च हो जाता तो यह एपेक्स को इंडस्ट्री में मजबूत जगह बनाने में मदद करने के लिए काफी होता। यह तो बहुत शानदार भी साबित होता। यही मेरी पूरी जमा पूंजी थी और मेरी तरफ से सबसे सच्ची ईमानदारी का सबूत भी। फोन पर फिर से लंबी खामोशी छा गई। इस बार यह खामोशी इतनी लंबी खिंची कि मुझे घबराहट होने लगी। इतनी लंबी कि मुझे लगा कि शायद वह मुझे कोई पागल समझकर फोन काट देगी। वजह। आखिरकार विक्टोरिया की आवाज गूंजी। उसकी आवाज अब भी पहले की तरह ही ठंडी थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी पूछताछ का भाव भी था। मैंने खिड़की के बाहर शहर की अनगिनत रोशनियों की तरफ देखा। मेरे शब्द गूंजते हुए और पक्के इरादे वाले थे। मुझे एक सबसे तेज चाकू चाहिए जिससे मैं अपने सीने में सड़ते हुए मांस को काट कर निकाल सकूं और उस कांटे को बाहर खींच सकूं जो पिछले 3 सालों से मेरे शरीर में चुभा हुआ है और मुझे बीमार कर रहा है। विक्टोरिया फिर हंसी। इस बार उसकी हंसी में मजाक नहीं था, बल्कि उसकी जगह सच्ची दिलचस्पी थी। दिलचस्प। कल सुबह 9 बजे मेरे ऑफिस आना, अपनी ईमानदारी साथ लाना और अपनी कहानी भी लाना। अगर तुम्हारी कहानी मुझे पसंद आई तो अगर तुम्हारी कहानी मुझे पसंद आई तो सिर्फ इस एक बार के लिए मुझे तुम्हारा चाकू बनने में कोई एतराज नहीं होगा। अगले दिन सुबह 8:50 बजे मैं स्टर्लिंग ग्रुप के सीईओ के ऑफिस के सामने खड़ा था। सेक्रेटरी ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई आम इंसान किसी मना की हुई जगह पर भटक कर आ गया हो। उसकी आंखों में हैरानी और बारीकी से जांचने का भाव था। मिस्टर क्रॉस, स्टर्लिंग के सीईओ आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने भारी ठोस लकड़ी का दरवाजा धकेल कर खोला। विक्टोरिया फर्श से छत तक फैली एक विशाल खिड़की के सामने बैठी थी। उसने एक बहुत ही सलीके से सिला हुआ सफेद सूट पहना था। उसके लंबे बाल गर्दन के पिछले हिस्से पर ढीले से जूड़े में बंधे थे, जिससे उसकी पतली और गोरी गर्दन साफ दिखाई दे रही थी। खिड़की के कांच से छनकर आती सूरज की रोशनी उसके ऊपर एक हल्की सुनहरी आभा बिखेर रही थी। उसके व्यक्तित्व में जन्मजात ही एक जबरदस्त और इतनी तेज चमक थी कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह सीधे उसकी तरफ देख सके। उसने मेरी तरफ नहीं देखा। वह बस हाथ में ब्लैक कॉफी का एक कप थामे चुपचाप नीचे शहर की सड़कों पर चल रहे भारी ट्रैफिक को देख रही थी। उसकी उस ठंडी और भारी मौजूदगी की वजह से पूरे ऑफिस की हवा भी थमी हुई सी महसूस हो रही थी। सिड, उसने बिना सिर घुमाए कहा। उसकी आवाज बहुत ही संक्षिप्त और बेपरवाह थी। मैंने कुर्सी खींची और उसके ठीक सामने बैठ गया। फिर धीरे से एक सीलबंद कागजों का लिफाफा उसकी तरफ सरका दिया। सीईओ स्टर्लिंग, यह स्पिरिट सिस्टम का पूरा मुख्य डॉक्यूमेंटेशन है। आखिरकार उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और उसकी नजर मेरे चेहरे पर आकर टिक गई। वे बेहद खूबसूरत आंखें थीं, फिर भी किसी अथाह ठंडे तालाब जैसी थीं, जिनमें कोई भावना नजर नहीं आ रही थी, मानो वे किसी इंसान के दिल के आर पार देख सकती हो। मुझे इसे देखने की कोई जल्दी नहीं है। उसने अपना हाथ उठाया और डॉक्यूमेंट बैग को वापस खिसका दिया और अपनी उंगलियों के पोरों से मेज पर हल्के हल्के थपथपाया। मुझे यह सुनने में ज्यादा दिलचस्पी है कि आखिर ऐसी कौन सी कहानी है जिसके लिए तुम अपनी पूरी दौलत दांव पर लगाने को तैयार हो। मैं एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। कॉलेज में वेनेसा से पहली नजर में प्यार होने से लेकर ग्रेजुएशन और शादी के बाद की खुशियों तक, और फिर हंटर के आने तक, वे सारी बातें जिन्हें मैंने जानबूझकर नजरअंदाज किया था, वे सारे दुख जिन्हें मैंने देर रात अकेले ही पी लिया था, उसके द्वारा बार बार नजरअंदाज किए जाने का दर्द, इस पल वे सब एक टूटे हुए बांध की तरह बाहर उमड़ पड़े। मैंने यह सब बहुत ही शांत भाव से सुनाया। न कोई गुस्से भरे आरोप, न कोई बेचैन चीख पुकार, मानो मैं किसी और की कहानी सुना रहा हूं। फिर भी मेरी कसकर भींची हुई मुट्ठियां और कांपती हुई उंगलियां उन भावनाओं को जाहिर कर रही थीं जिन्हें मैंने 3 सालों से दबा रखा था। विक्टोरिया पूरे समय चुपचाप सुनती रही। उसने मुझे कभी बीच में नहीं टोका। उसने कोई टिप्पणी भी नहीं की। बस उसकी गहरी आंखें शुरू से आखिर तक मेरे चेहरे पर ही टिकी रहीं। ऐसा लग रहा था मानो वह मेरी आत्मा को चीर फाड़ कर देख रही हो, मेरी सारी सहनशीलता और दबी हुई इच्छाओं को पढ़ रही हो, जब तक कि मैंने अपना आखिरी शब्द नहीं कह दिया। ऑफिस में एक लंबा सन्नाटा छा गया। आखिरकार विक्टोरिया बोली। उसकी ठंडी आवाज में एक तीखी व्यंग्यात्मकता छिपी थी। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें धोखा दिया, फिर बेरुखी से मुड़कर तुम्हें ही डांटा, तुम्हें संकीर्ण सोच वाला और गंदी मानसिकता वाला इंसान कहा, और आखिर में उसने बड़ी दरियादिली दिखाते हुए तुम्हें भी एक बराबर का मौका दिया कि तुम भी जाकर कोई महिला बेस्ट फ्रेंड ढूंढ लो, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि वह गलत नहीं थी। यह सटीक सारांश मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गया। मैंने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, तुम क्या करना चाहते हो?
उसने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी और गहरी पड़ताल छिपी थी। बहुत आसान है। मैंने ऊपर देखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। मेरी आंखों में जबरदस्त दृढ़ता थी। जैसा बर्ताव उसने मेरे साथ किया, मैं भी ठीक वैसा ही बर्ताव उसके साथ करूंगा। वह हंटर के साथ खाना खाती है, तो मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। वह हंटर के साथ फिल्में देखती है, तो मैं तुम्हारे साथ फिल्में देखूंगा। वह हंटर के साथ होटल का कमरा बुक करती है, मैं करूंगा। मैं रुका और सीधे उसकी आंखों में देखा। विक्टोरिया के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और उसके चेहरे पर एक आधी अधूरी मुस्कान तैर गई। तुम मेरे साथ 2 कमरे बुक करोगी? नहीं, 1 कमरा। मेरी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, वह पूरी तरह से गंभीर थी। मैं चाहता हूं कि उसे भी ठीक वैसा ही अनुभव हो जैसा मुझे पिछली रात हुआ था। मैं चाहता हूं कि उसे पता चले कि असली निष्पक्षता क्या होती है। विक्टोरिया ने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में कौतूहल और भी गहरा हो गया। नाथन, तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा बेरहम निकले। वह अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे मेरी तरफ चल पड़ी। मेरी नाक के पास एक हल्की सी ठंडी खुशबू तैर रही थी, जो एक तरफ तीखी थी तो दूसरी तरफ बेहद सुखद। उसने अपना हाथ बढ़ाया और सीलबंद दस्तावेजों वाला बैग उठा लिया। उसकी उंगलियां बैग पर धीरे धीरे फिली। उसकी हरकतें भले ही सुस्त लग रही थीं, लेकिन उनमें एक पूर्ण नियंत्रण का आभास छिपा हुआ था। तुम्हारी कहानी मैं मानती हूं, तुम्हारी ईमानदारी भी मैं मानती हूं। उसने ऊपर से नीचे मेरी तरफ देखा, उसका हर शब्द एकदम साफ था। अब से मैं विक्टोरिया स्टर्लिंग तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली हूं, या अगर तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कहना चाहो तो वह भी चलेगा। हमारी दोस्ती मुबारक हो। अगले दिन दोपहर तक वैनेसा घर नहीं लौटी। उसने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर हैंगओवर की थकान साफ दिख रही थी, साथ ही थोड़ी सी बेचैनी भी। मुझे सोफे पर बैठा देखकर उसने अपना बैग दरवाजे के पास ही लापरवाही से फेंक दिया। उसके लहजे में एक तरह का अधिकार था, मानो पिछली रात की अजीबोगरीब घटना कभी हुई ही न हो। तुम अभी भी यहां क्यों हो? क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना? पहले होता तो शायद मैं दौड़कर उससे सवाल पूछता, उससे जोरदार बहस करता, या फिर बहुत ही विनम्रता से उससे सफाई मांगता। लेकिन अब मुझे बस हंसी आ रही थी। मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। तुम वापस आ गई। वह फ्रिज की तरफ गई, उसमें से ठंडे पानी की एक बोतल निकाली और सिर पीछे करके बड़े बड़े घूंट पीने लगी। उस शिकारी को पता ही नहीं कि पीना कब बंद करना है। वह रात भर करवटें बदलता रहा और उसने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। उसने शिकायत करते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी मुश्किलें बता रही हो, लेकिन साथ ही अपनी तारीफ भी कर रही हो। मैंने सिर हिलाया। मेरी आवाज एकदम शांत थी। तुमने बहुत मेहनत की। मेरी इस शांति ने उसे थोड़ा हैरान कर दिया। उसने तेवरी चराई और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसके लहजे में नाराजगी साफ झलक रही थी। नाथन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? यह पैसिव अग्रेसिव, अप्रत्यक्ष रूप से ताना मारना रवैया छोड़ो। मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं खड़ा हुआ और सोफे पर टंगा अपना कोट उठा लिया। मुझे बस लगता है कि तुम सही हो। तुम जो भी कहती हो वह सही है। वह हैरान परेशान सी दिखने लगी। हमारे बीच चीजें थोड़ी और निष्पक्ष होनी चाहिए। मैंने अपने कोट के बटन लगाए और कॉलर ठीक किया। आज रात मेरी एक दोस्त के साथ डेट है, इसलिए मैं रात के खाने के लिए वापस नहीं आऊंगा। यह कहकर मैं मुड़ा और वहां से चला गया। मैंने उसे कोई और सवाल पूछने का मौका ही नहीं दिया। वैनेसा वहीं अपनी जगह पर जम सी गई। साफ लग रहा था कि मेरे इस अचानक बदले हुए रवैये पर उसे क्या प्रतिक्रिया देनी है, यह उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वह दौड़कर दरवाजे तक मेरे पीछे आई। उसकी आवाज में गहरी चौकसी थी। नाथन, कौन सी दोस्त? लड़का या लड़की? मैंने अपने कदम रोक लिए, अपना सिर घुमाकर उसे देखा और मेरे होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अंदाजा लगाओ। बैंग। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। उसे हैरान और सवालों में उलझा हुआ, अपने पीछे की दुनिया में फंसा हुआ छोड़ दिया। शाम 5:30 बजे मैं अपनी 3 साल पुरानी वॉल्क्सवैगन चलाकर स्टर्लिंग ग्रुप के नीचे पहुंचा और गाड़ी पार्क कर दी। कुछ ही देर बाद कंपनी के गेट से एक खूबसूरत हस्ती बाहर निकली। विक्टोरिया ने अपना प्रोफेशनल सूट उतारकर एक सादी काली ड्रेस पहन ली थी। ड्रेस का निचला हिस्सा उसकी पिंडलियों तक लटक रहा था, जो उसके शरीर के उभारों को खूबसूरती से उभार रहा था। पल भर में आसपास मौजूद हर किसी की नजर उस पर टिक गई। जैसे ही वह सीधे मेरी गाड़ी की तरफ बढ़ी, सबने अपनी गर्दन घुमाकर उसे देखा। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। क्या तुम्हें बहुत देर इंतजार करना पड़ा? ज्यादा नहीं, मैं अभी अभी पहुंचा हूं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और ट्रैफिक में शामिल हो गया। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या तुमने जगह तय कर ली है? वह सीट के पिछले हिस्से से टिक गई और अपनी आंखें बंद कर ली। वह थोड़ी थकी हुई लग रही थी। मैंने और कुछ नहीं कहा और अपना ध्यान स्टीयरिंग व्हील पर लगा दिया। हम एक शानदार फ्रेंच रेस्टोरेंट में गए, ठीक उसी जगह जहां कल मैंने वनेसा का 5 घंटे तक इंतजार किया था। जब वेटर ने मुझे देखा
तो उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी, लेकिन फिर भी उसने पूरी विनम्रता के साथ हमें हमारी रिजर्व सीटों तक पहुंचाया। सर, क्या हमेशा की तरह वही ऑर्डर दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने मेन्यू विक्टोरिया के हाथों में थमा दिया। आज हम इस लेडी की पसंद के हिसाब से चलेंगे। विक्टोरिया ने मेन्यू लिया, उसे यूं ही पलट कर देखा और रेस्टोरेंट की कुछ सबसे महंगी और खास डिशेज का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने के बाद उसने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। क्या यही वह जगह है जहां तुमने कल इंतजार किया था? हाँ। कितनी देर तक? 5 घंटे तक। उसने सिर हिलाया और उसके अलावा और कुछ नहीं कहा। माहौल में कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। एक अरबती सीईओ के साथ खाना खाने में इतना ज्यादा दबाव महसूस हो रहा था कि सांस भी थोड़ी हल्की लेनी पड़ रही थी। ठीक उसी पल अचानक मेरा फोन बज उठा। वनेसा का फोन आ रहा था। मैंने फोन को साइलेंट कर दिया और उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन वह जिद की तरह लगातार बजता रहा। विक्टोरिया ने मेरी तरफ देखा और बेपरवाही से कहा, जवाब नहीं दूंगी। कहने लायक कुछ है ही नहीं। कभी कभी कुछ न कहना बोलने से ज्यादा असरदार होता है, लेकिन कभी कभी बोलना कुछ न कहने से ज्यादा गहरा असर छोड़ता है। उसकी बातों ने मुझे जगा दिया। जब फोन फिर से बजा तो मैंने आंसर बटन दबाया और बेझिझक स्पीकर फोन चालू कर दिया। नाथन, तुम आखिर हो कहा? तुमने मेरे फोन क्यों नहीं उठाए? वेनेसा की तेज आवाज स्पीकर से गूंजी, जिससे मेरे कान के पर्दे दुखने लगे। मैं खाना खा रहा हूं। मेरी आवाज में जरा भी हलचल नहीं थी। वह एकदम शांत थी। खाना खा रहे हो? किसके साथ? उसने तुरंत पूछा। तुम्हारा वह दोस्त लड़का है या लड़की? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि विक्टोरिया की तरफ मुड़कर देखा। विक्टोरिया ने पानी का गिलास नीचे रखा, फोन की तरफ थोड़ा सा झुकी और एक सुस्त लेकिन उकसाने वाले अंदाज में धीरे से बोली, मेरे साथ? जाहिर है। तुम कौन हो? वेनेसा की आवाज तुरंत ही हैरानी और गुस्से से भर गई। विक्टोरिया हंसी। उसकी ठंडी आवाज में मजाक की एक झलक थी। मैं कौन हूं यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि अब तुम्हारा पति मेरा है। फोन की दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। मैं तो यह भी सोच सकता था कि इस वक्त वेनेसा के चेहरे पर कितनी हैरानी, गुस्सा और अविश्वास के भाव होंगे। पूरे 12 सेकंड बीत गए, तब जाकर वेनेसा की चीख रिसीवर से बाहर आई। नाथन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी पीठ पीछे किसी दूसरी औरत को ढूंढने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कमीने! यह तो अब और भी मजेदार होता जा रहा है। मैंने फोन उठाया, स्पीकर बंद किया और मेरी आवाज एकदम ठंडी हो गई। वेनेसा, यह मत भूलो कि इसकी इजाजत तुमने ही दी थी। तुमने ही मुझसे कहा था कि मैं किसी और को ढूंढ लूं। तुमने ही कहा था कि तुम चाहती हो कि सब कुछ बराबरी से हो, और अभी मैं बस तुम्हारे साथ बराबरी का ही बर्ताव कर रहा हूं। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मेरी आवाज में जरा भी नरमी नहीं थी। मुझे दोबारा फोन मत करना, मैं बहुत व्यस्त हूं। यह कहकर मैंने तुरंत फोन काट दिया और बड़े आराम से वेनेसा का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। यह सब इतनी आसानी से हुआ जैसे सब कुछ पहले से तय हो। पूरी दुनिया में आखिरकार शांति छा गई थी। मेरे ठीक सामने बैठी विक्टोरिया ने अपनी चमकती हुई आंखें मुझ पर टिका दी। उसकी नजरों में एक शरारती सी जिज्ञासा झलक रही थी। कैसा लग रहा है? पहले से कहीं ज्यादा ताजगी भरा। मैंने राहत की एक गहरी सांस ली। पिछले 3 सालों से मेरे सीने में जो भारी सी गांठ बनी हुई थी, वह पल भर में गायब हो गई, मानो मेरे दिल पर रखा कोई भारी भरकम पत्थर हटा दिया गया हो। सांस लेना भी अब बेहद हल्का महसूस हो रहा था। वह हल्की सी मुस्कुराई और उसने कुछ और नहीं कहा। मैंने वह खाना बड़े ही चाव से खाया। जो पकवान आमतौर पर मुझे फीके और बेस्वाद लगते थे, आज उनमें एक अद्भुत स्वाद भरा हुआ था। यहां तक कि हवा में भी आजादी की महक घुली हुई लग रही थी। खाना खाने के बाद विक्टोरिया ने फिल्म देखने जाने का सुझाव दिया। मैंने तुरंत हाँ कर दी। हम सीधे शहर के बीचों बीच बने सबसे बड़े सिनेमाघर की ओर चल पड़े। इत्तेफाक से उस समय वहां एक रोमांटिक फिल्म चल रही थी। वेनेसा और हंटर वह फिल्म पहले ही देख चुके थे। घर लौटने के बाद वेनेसा ने उस फिल्म के बारे में बात कर करके मेरा सिर खा लिया था। वह कहती थी कि हंटर ने वह फिल्म देखते हुए खूब आंसू बहाए थे और वह एक बहुत ही कोमल स्वभाव का इंसान है। उस समय मुझे उसकी बातें बेहद चुभने वाली और पेट में मरोड़ पैदा करने वाली लगती थीं। लेकिन आज मैंने खुद आगे बढ़कर टिकट खरीदे और उस शांत से सिनेमाघर में कदम रखा। सिनेमाघर में ज्यादा लोग नहीं थे। वहां इतनी शांति थी कि बस पर्दे पर चमकती हुई रोशनी ही नजर आ रही थी। फिल्म की कहानी बेहद घिसी पिटी और पुरानी थी। बस एक लड़का और लड़की, जिनके बीच गलतफहमियों की कई परतें होती है। वे बार बार एक दूसरे से बिछड़ते हैं और आखिरकार फिर से एक हो जाते हैं और पति पत्नी बन जाते हैं। मैं तब तक फिल्म देखता रहा जब तक मुझे नींद नहीं आने लगी और मेरा सिर झपकने लगा। मेरे बगल में बैठी विक्टोरिया पूरी एकाग्रता के साथ फिल्म देख रही थी। अंधेरे में
मैंने हल्की रोशनी का सहारा लेकर उसके चेहरे की बनावट को साफ साफ देखा। तीखी भौहें और आंखें जो थोड़ी ऊपर की ओर उठी हुई थीं। यह साफ तौर पर एक ठंडा, भावहीन चेहरा था, लेकिन इतना खूबसूरत कि कोई भी उससे नजरें हटा नहीं पाता। फिल्म अपने सबसे ज्यादा रुलाने वाले हिस्से पर पहुंच गई थी। हीरोइन को एक लाइलाज बीमारी हो गई थी और हीरो बारिश में फूट फूट कर रो रहा था। मैंने जम्हाई ली, अपनी आंखें मली और बस उन्हें थोड़ी देर के लिए बंद करने ही वाला था कि अचानक मेरे कंधे पर वजन महसूस हुआ। विक्टोरिया ने धीरे से अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। मैं तुरंत ही अकड़ गया और अपनी सांसें भी धीमी करना भूल गया। एक हल्की, ठंडी खुशबू मेरी नाक से टकराई, ठीक वैसी ही तेज खुशबू जैसी मैंने रेस्टोरेंट में महसूस की थी। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू होकर तेज हो गईं। मेरा दिमाग सवालों से भर गया। क्या वह नाटक कर रही है? क्या वह पूरी तरह से इस किरदार में डूब गई है? मैंने हिलने की हिम्मत नहीं की और अपनी सांसें बेहद हल्की कर लीं। ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच बहुत थकी हुई है। उसकी सांसें एक जैसी और गहरी थीं, मानो वह सच में सो गई हो। मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया और मुझे बस उसके माथे के पास के मुलायम बाल ही दिखाई दिए। फिल्म के बाकी आधे हिस्से में मैंने एक भी शब्द पर ध्यान नहीं दिया। मेरा दिमाग पूरी तरह से मेरे कंधे पर महसूस हो रही उस मुलायम, गर्म एहसास और उसकी गर्म सांसों में डूबा हुआ था। यहां तक कि मेरी उंगलियों के पोरों में भी थोड़ी जलन महसूस हो रही थी। जब फिल्म खत्म हुई और अचानक से रोशनी जली, तब जाकर विक्टोरिया धीरे से सीधी होकर बैठी और अपनी नींद से भरी आंखें मली। उसका लहजा एकदम सामान्य था, मानो उसने कोई बहुत ही आम सी बात की हो। माफ करना, मैं आजकल बहुत ज्यादा थक जाती हूं। मैं गलती से सो गई थी। कोई बात नहीं, ठीक है। मेरे गाल शर्म से लाल हो गए और मेरी जुबान भी थोड़ी लड़खड़ाने लगी। मैंने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। जब हम सिनेमा हॉल से बाहर निकले, तब तक रात काफी हो चुकी थी। रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई और मुझे बेहद ताजगी का एहसास हुआ। मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा, मैंने कहा। मेरी आवाज में अब भी हल्की सी थरथराहट थी। विक्टोरिया ने अपना सिर हिलाया और पास ही खड़ी अपनी मैसराटी कार की ओर इशारा किया। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही गाड़ी चला लूंगी। तुम कहाँ रहती हो? मैंने जल्दी से पूछा और उसे अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का पता बता दिया। उसने धीरे से सिर हिलाया। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं खुद ही गाड़ी चलाकर चली जाऊंगी, मैंने घबराकर अपने हाथ हिलाए। मैं कल किसी से तुम्हारी कार यहां भिजवा दूंगी। उसने कोई बहस नहीं की और अपनी आवाज में एक जबरदस्त सख्ती के साथ कार का दरवाजा खोला। अंदर बैठो। मेरे पास पैसेंजर सीट पर बैठने के अलावा कोई चारा नहीं था। कार खाली सड़कों पर आराम से दौड़ रही थी। खिड़कियों के बाहर से सड़क की लाइटें तेजी से गुजर रही थीं। नाथन, विक्टोरिया अचानक बोली और कार के अंदर की खामोशी टूट गई। क्या तुम्हें यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों कर रही हूं? मुझे सचमुच उत्सुकता थी। एक अरबती सीईओ मेरे साथ यह बोरिंग सा बदला लेने का खेल क्यों खेलेगी? क्यों? उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। कार के शांत माहौल में उसकी ठंडी और साफ आवाज बहुत गंभीर लग रही थी। मुझे भी ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो हमेशा निष्पक्षता की बातें करते हैं, लेकिन खुद सबसे ज्यादा नाइंसाफी करते हैं। वह एक पल के लिए रुकी और उसकी आंखों में एक पल के लिए ठंडक की एक झलक दिखाई दी। इसके अलावा हेस परिवार वेस्टरलिंग ग्रुप के प्रतिद्वंद्वी है। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है। तो बस यही बात है। मुझे अचानक यह एहसास हुआ। मेरे दिल में जो थोड़ा सा शक था, वह आखिरकार दूर हो गया। हालांकि उसने अपना लहजा बदल लिया और मेरी तरफ देखते हुए उसकी आंखों में एक हल्की न नजर आने वाली मुस्कान थी। फिर भी जिस तरह से तुमने आज फोन काटा, वह काफी शानदार था। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। गाड़ी तेजी से मेरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के नीचे पहुंच गई। मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। विक्टोरिया भी बाहर निकली, गाड़ी के दरवाजे से टिककर खड़ी हो गई और उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। ऊपर जाओ, सीईओ स्टर्लिंग। आज के लिए धन्यवाद, मैंने धीरे से कहा। मेरा दिल कृतज्ञता से भरा हुआ था। मुझे विक्टोरिया कहकर बुलाओ। विक्टोरिया, मैंने एक बार दोहराया। मेरी जुबान पर जैसे कोमलता का स्वाद आ गया। उसने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उसे इस तरह से बुलाए जाने पर बहुत संतुष्टि मिली है। खेल तो अभी शुरू हुआ है, धन्यवाद देने की कोई जल्दी नहीं है। बात बदलते हुए उसने मुझे याद दिलाया, कल के लिए कोई योजना है? मैं थोड़ा हैरान रह गया। कल वीकेंड था। पहले मैं आमतौर पर घर पर ही रहता था और जी भरकर सोता था, लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो। वह मुस्कुराई। उसके लहजे में एक ऐसा न्योता था जिसे ठुकराना नामुमकिन था। कल सुबह
10 बजे मुझे पिकअप कर लेना, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। यह कहने के बाद वह मुड़ी, दरवाजा खोला और मासेराती में बैठ गई। उसने गाड़ी स्टार्ट की और बड़े शान से गाड़ी चलाकर चली गई और मेरे पीछे बस उसकी एक शानदार पीठ और गाड़ी की खूबसूरत टेल लाइट्स की एक कतार छोड़ गई। मैं वहीं खड़ा उस दिशा में देखता रहा। गाड़ी आंखों से ओझल हो गई और मैं काफी देर तक अपने होश में नहीं आ पाया। 1 अरबपति सीईओ के साथ शॉपिंग। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। यह इतना अवास्तविक था कि डर लगने लगा। जब मैं घर पहुंचा तो घर में घुप अंधेरा था। वेनेसा अभी तक वापस नहीं आई थी। अच्छा हुआ मुझे उसके पाखंड का सामना करने की मुसीबत से मुक्ति मिल गई। मैंने नहाया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन करवटें बदलता रहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिमाग में कोई फिल्म चल रही हो। एक पल फोन पर वेनेसा की तीखी चीखें सुनाई देतीं, जो मुझे हद से ज्यादा परेशान कर देतीं, और अगले ही पल विक्टोरिया मेरे कंधे से टिकी हुई नजर आती। उसकी गर्म सांसें और ठंडी खुशबू मेरे दिल को बेचैन कर रही थीं। दो बिल्कुल अलग अलग एहसास। एक ने मुझे चिढ़ा दिया, दूसरे ने मुझे घबरा दिया। अगले दिन ठीक सुबह सवेरे उठ गया, जैसे मुझ पर कोई भूत सवार हो। मैंने अपनी अलमारी के सबसे अंदरूनी हिस्से से एक सूट निकाला। यह वही सूट था जो मेरी माँ ने मेरी शादी के समय मुझे लगभग जबरदस्ती पहनाया था। कपड़ा बहुत बढ़िया था, लेकिन मैंने आज तक उसे एक बार भी पहनने की हिम्मत नहीं की थी। शीशे के सामने खड़े होकर मैंने बड़े ध्यान से अपनी टाई बांधी और बार बार अपना कॉलर ठीक किया। शीशे में दिख रहे उस इंसान ने आम दिनों वाला अपना उदास और दब्बू सा चेहरा उतार फेंका था। उसकी भौंहों में थोड़ी ज्यादा जान नजर आ रही थी। वह थोड़ा सा अजनबी लग रहा था, लेकिन देखने में कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा था। 9:30 बजे मैं विक्टोरिया के दिए हुए पते की ओर गाड़ी चलाकर निकल पड़ा। वह एक बेहद आलीशान रिहायशी इलाका था, जैसा आप सिर्फ आर्थिक पत्रिकाओं के कवर पर ही देखते हैं। गेट पर खड़े सुरक्षा गार्डों की वर्दी एकदम बेदाग थी, और उनका रौब तो मेरी कंपनी के सीईओ से भी कहीं ज्यादा था। मैंने विक्टोरिया का नाम और यूनिट नंबर बताया और गार्ड ने तुरंत बड़े आदर के साथ मुझे अंदर जाने दिया। यहां तक कि उसके देखने के अंदाज में भी थोड़ी सी हैरानी और इज्जत झलक रही थी। मैंने विला के गेट पर गाड़ी पार्क की और मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। यहां की हवा में भी पैसे की महक थी, जिससे मेरा पूरा शरीर असहज हो उठा। जैसे ही मैंने विक्टोरिया को फोन करने के लिए अपना मोबाइल निकाला, विला का दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ खुल गया। विक्टोरिया बाहर निकली। आज उसने बहुत ही सादे कपड़े पहने हुए थे, एक साधारण सी सफेद टी शर्ट और उसके साथ हल्के नीले रंग की जींस। उसके लंबे बाल आजादी से उसके कंधों पर लहरा रहे थे और उसने बहुत हल्का फुल्का मेकअप किया हुआ था। अब उसमें ऑफिस वाली रानी जैसी शान शौकत नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक ऐसी लड़की का अंदाज था जिससे कोई भी आसानी से घुल मिल सके। फिर भी वह अपनी बेमिसाल खूबसूरती और शानदार व्यक्तित्व को छिपा नहीं पा रही थी। काफी देर इंतजार करना पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अभी अभी पहुंचा हूं। मैंने थोड़ी घबराहट के साथ जवाब दिया। अंदर बैठोगी? मैं जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और उसके लिए दरवाजा खोल दिया। वह बड़े ही सहज अंदाज में अंदर बैठ गई। हम शहर के बीचों बीच बने सबसे आलीशान मॉल की ओर चल पड़े। इससे पहले मैंने सिर्फ उसके दरवाजे के बाहर से गुजरने की हिम्मत की थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी उसके अंदर भी जा पाऊंगा। विक्टोरिया का मकसद एकदम साफ था। वह सीधे पुरुषों के कपड़ों वाले सेक्शन में गई और मेरे लिए कई तरह के कपड़े चुने, जिनमें कैजुअल कपड़ों से लेकर फॉर्मल सूट तक शामिल थे। हर एक सेट इतना ज्यादा महंगा था कि पूछो मत। जाओ, इन्हें पहनकर देखो। उसने कपड़े मेरी तरफ बढ़ा दिए। ये तो बहुत ज्यादा महंगे हैं। प्राइस टैग पर लगे जीरो की लंबी लाइन देखकर मैं अपनी जुबान दबाए बिना न रह सका। मैंने तुमसे कहा था न कि यह एक पार्टनरशिप है। इक्विपमेंट का खर्च प्रोजेक्ट के बजट में ही शामिल है। उसने मुझे मना करने का मौका ही नहीं दिया और सीधे फिटिंग रूम में धकेल दिया। जब मैंने कपड़े बदलकर बाहर आया तो वह सोफे पर बैठकर एक मैगजीन पर रही थी। आहट सुनकर उसने ऊपर देखा। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसकी आंखें हल्की सी चमक उठीं। बुरे नहीं लग रहे। वह खड़ी हुई, मेरे पास आई और मेरा कॉलर ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियों के ठंडे सिरे गलती से मेरी गर्दन से छू गए, जिससे मेरे शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। अच्छे कपड़े ही इंसान को अच्छा बनाते हैं। वह एक कदम पीछे हटी और मुझे संतुष्टि भरी नजरों से देखने लगी। अब तुम मेरी विक्टोरिया स्टर्लिंग के बॉयफ्रेंड बनने के लायक हो। बॉयफ्रेंड, इन 3 शब्दों ने एक बार फिर मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। ठीक उसी पल एक बेवक्त आवाज गूंजी, नाथन। मैंने अपना सिर घुमाया। वेनेसा और हंटर ज्यादा दूर नहीं खड़े थे और हमें हैरानी से देख रहे थे। वेनेसा की नजरें विक्टोरिया के हाथों पर टिकी हुई थीं, जो मेरे कॉलर को ठीक कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह गुस्से से आग बरसाना चाहती हो।
हंटर के हाव भाव भी बहुत बुरे थे। उसकी आंखों में जांच परख और दुश्मनी साफ झलक रही थी। जल्दी पहुंचना उतना अच्छा नहीं होता जितना सही समय पर पहुंचना। मैंने मन ही मन ताना मारा। असली खेल अब शुरू हुआ है। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? वेनेसा तेजी से हमारी तरफ बढ़ी। उसकी आवाज में सवालों की बौछार थी। उसने विक्टोरिया को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में जलन और तिरस्कार साफ झलक रहा था। यह कौन है? मैं आगे बढ़ा और अचानक विक्टोरिया के आगे खड़ा हो गया। यह विक्टोरिया है, मेरी दोस्त। दोस्त? वेनेसा ने ठंडे लहजे में ताना मारा। उसकी नजरें मेरे नए कपड़ों पर जा टिकीं। एक ऐसी दोस्त जो तुम्हें कपड़े दिलाने पर हजारों खर्च कर देती है। नाथन, अब तुम में काफी हिम्मत आ गई है। तुम इतने दरियादिल कब से हो गए? वह हमेशा हर समस्या को पैसे से जोड़कर देख लेती थी। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, विक्टोरिया एक कदम आगे बढ़ी और अपना हाथ मेरे हाथ में डाल दिया। उसका अंदाज काफी अपनापन भरा, फिर भी स्वाभाविक था। बिल्कुल, ये कपड़े मैंने ही दिलाए हैं। उसने वेनेसा की तरफ देखा और बेफिक्री से मुस्कुराई। मेरा आदमी? जाहिर है, मुझे यह तो देखना ही पड़ेगा कि वह ठीक ठाक कपड़े पहने। तुम्हारा आदमी? वेनेसा को देखकर ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। ओ छोटी मैडम, क्या तुम्हें बात समझ में आई? यह मेरा पति है। ओह! विक्टोरिया ने अपनी भौहें चराई और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवालिया निशान था। मैंने उसकी आंखों में देखा। मैं अपना फैसला पहले ही कर चुका था। जल्द ही वह मेरा पति नहीं रहेगा। वेनेसा का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। नाथन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ठीक वही जो तुम्हें सुनाई दे रहा है। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे कहे हर शब्द बिल्कुल साफ थे। वेनेसा, चलो तलाक ले लेते हैं। मैंने मन ही मन इस वाक्य के बारे में अनगिनत बार सोचा था, लेकिन आज जिस हल्के और पक्के इरादे के साथ मैंने यह बात कही, वैसा पहले कभी नहीं कहा था। ऐसा लगा जैसे हवा अचानक जम सी गई हो। वेनेसा हक्की बक्की खड़ी रह गई। उसके होंठ कांप रहे थे और वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसके बगल में खड़ा हंटर, जिसे आखिरकार अपनी शान दिखाने का मौका मिल ही गया, वह आगे बढ़ा, वेनेसा को अपने पीछे छिपाते हुए, और न्याय के दूत जैसा रवैया अपना लिया। नाथन, हद मत पार करो। ऐसी औरत के साथ कोई आदमी बदतमीजी कैसे कर सकता है? अगर तुम्हारे और वेनेसा के बीच कोई गलतफहमी है तो बस बात करके उसे सुलझा लो। माहौल को इतना तनावपूर्ण बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वही बात, फिर वही शांतिदूत बनने का नाटक। मैंने उसकी तरफ देखा। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। बदतमीज। मैं वहां से चली गई। हंटर, जब तुम और मेरी पत्नी पूरी रात बाहर रहे थे, तब तुम्हें यह बदतमीजी क्यों नहीं लगी? जब तुम और मेरी पत्नी एक ही स्ट्रॉ से मिल्क टी पी रहे थे, तब तुम्हें यह बदतमीजी क्यों नहीं लगी? तब तुम्हें बराबरी का ख्याल क्यों नहीं आया? और अब जब मैं बस एक दोस्त के साथ शॉपिंग करने गई हूं, तो तुम्हें लगता है कि मैंने हद पार कर दी है? मिस्टर हेस, तुम यह दोहरा रवैया बड़ी चालाकी से अपनाते हो। हंटर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, फिर डर से पीला पड़ गया। वेनेसा और मैं बेकसूर है। हम बस दोस्त हैं। क्या सच में? विक्टोरिया अचानक बोल पड़ी। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसा भारीपन था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसने हंटर को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे वह किसी बेजान चीज को देख रही हो। अब मुझे तुम याद आ गए। हेस रियल एस्टेट के युवा मालिक। हंटर हेस। हंटर थोड़ा हैरान रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विक्टोरिया उसे पहचान लेगी। तुम कौन हो? मैं कौन हूं, यह जरूरी नहीं है, विक्टोरिया ने हल्के अंदाज में कहा। जरूरी यह है कि मैंने सुना है कि हेस परिवार हाल ही में शहर के दक्षिणी हिस्से में जमीन के एक टुकड़े के लिए बोली लगा रहा है, और तुम्हारा सबसे बड़ा मुकाबला स्टर्लिंग ग्रुप से है। हंटर का चेहरा पूरी तरह बदल गया। तुम स्टर्लिंग ग्रुप से हो? क्या इत्तेफाक है? विक्टोरिया मुस्कुराई और मेरी बाह को और भी कसकर पकड़ लिया। मैं विक्टोरिया स्टर्लिंग हूं। हंटर का मुंह इतना खुला रह गया कि उसमें एक अंधा समा जाए। उसने पहले विक्टोरिया को देखा, फिर मुझे। उसकी आंखों में हैरानी और अविश्वास साफ झलक रहा था। वेनेसा भी हक्की बक्की रह गई। शायद उसे यह नहीं पता था कि स्टर्लिंग ग्रुप का क्या मतलब है, लेकिन वह हंटर के चेहरे पर बदलते भावों को पढ़ सकती थी। वह जान गई थी कि उसके सामने खड़ी यह औरत कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है जिससे पंगा लेना उसे भारी पड़ सकता है। उस भीड़ भाड़ में कई लोग पहले ही हमारी तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लगे थे। चलो यहां से चलते हैं। मैं उनके साथ और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैंने विक्टोरिया को खींचा, पीछे मुड़ा और चला गया। मेरे पीछे से नैथन, वेनेसा ने तीखी आवाज में चिल्लाकर कहा, वही रुक जाओ और सब कुछ साफ साफ बताओ। मैं पीछे नहीं मुड़ा। जिस पल मैंने तलाक शब्द कहा,
उस पल से उसके और मेरे बीच कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मॉल से बाहर निकलते ही बाहर की धूप थोड़ी चकाचौंध करने वाली थी। विक्टोरिया ने मेरी बाह छोड़ दी और मेरी तरफ देखा। पहला कदम उठाने के लिए बधाई। मैंने उसकी तरफ देखा। मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। हमारी इस छोटी सी कम्युनिटी को बड़ा बनाते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाए। आपका हर एक कमेंट और सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। इतने औपचारिक मत बनो, वह मुस्कुराई। मैंने तुमसे कहा था न कि मैं तुम्हारी छुरी हूं। अभी तो यह छुरी बस म्यान से बाहर निकली ही है। जब मैं घर पहुंचा तो वेनेसा पहले से ही वहां मौजूद थी। वह सोफे पर बैठी थी। उसका चेहरा इतना उतरा हुआ था कि मानो उसे निचोड़ने पर पानी निकल आए। कॉफी टेबल पर मेरा सूटकेस पड़ा था। मेरे कपड़े उसके अंदर बेतरतीब रंग से ठूस दिए गए थे और कुछ कपड़े तो जमीन पर भी गिरे हुए थे, जैसे कि मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। मैंने मन ही मन ताना मारा, नैथन, तुम में तो बहुत हिम्मत है। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मुझे देखते ही वह अचानक खड़ी हो गई और अपने हाथ बांधकर मुझ पर इल्जाम लगाने वाले अंदाज में खड़ी हो गई। कोई अमीर शुगर मॉमी मिल गई है तो अब मुझे बाहर निकालना चाहते हो? मैं तुमसे कह रही हूं, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा अभी तलाक नहीं हुआ है। तुम अभी भी मेरे कानूनी पति हो। अगर तुमने बाहर किसी और के साथ चक्कर चलाने की हिम्मत की तो मैं शादी में बेवफाई करने के लिए तुम पर केस कर सकती हूं। उसके बेकाबू होते अंदाज को देखकर मुझे बस हंसी आ रही थी। वेनेसा, क्या तुम भूल गई? सबसे पहले तो तुमने और हंटर ने एक होटल में रात बिताई थी। तुम मुझ पर केस करना चाहती हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? जहां तक तुम दोनों की बात है, हमारे पास पक्के सबूत है। मैंने पलटकर जवाब दिया, जिससे वह चुप हो गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हंटर और मैंने कुछ नहीं किया। हम बेकसूर है। क्या तुम्हें इस पर यकीन है? मैंने बेक से पूछा। वह चुप हो गई क्योंकि उसे पता था कि मुझे इस पर यकीन नहीं है। पहले शायद मैं तथाकथित पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए खुद को धोखा देना चुन लेता, लेकिन अब और नहीं। अपना सामान बांधो और दफा हो जाओ। वेनेसा ने कॉफी टेबल पर रखे सूटकेस की तरफ इशारा करते हुए मुझ पर चीखना शुरू कर दिया। वह पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। यह घर उसकी शादी से पहले की संपत्ति थी। प्रॉपर्टी के कागजों पर सिर्फ उसी का नाम था। यही वह ताकत थी जिसकी वजह से वह मेरे सामने इतनी निडर बनी हुई थी। इतने समय तक मुझे हमेशा यही लगता रहा कि पति पत्नी के बीच इतना साफ साफ हिसाब रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मेरी शुरुआती सोच कितनी बचकानी थी। मैंने उस सूटकेस को छूने की भी झमत नहीं उठाई। इसके बजाय मैं सीधे उसके पास गया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, वेनेसा, क्या तुम सच में यही करना चाहती हो? यह क्या बकवास कर रहे हो? अभी इसी वक्त यहां से निकल जाओ। उसका घमंडी अंदाज अब भी वैसा ही था। ठीक है, मैंने धीरे से सिर हिलाया और हर शब्द को साफ साफ बोलते हुए कहा, यह घर तुम्हारा है। मैं इसे नहीं लूंगा। लेकिन शादी के बाद मैंने अपनी कमाई से जो कार खरीदी थी वह मेरी है। हमारी शादी के 3 सालों में हमने जो 370 मिलियन की बचत की है वह तुम्हारे उस कार में जमा है। हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। मैं एक पल के लिए रुका, अपनी जेब से एक साफ सुथरा मुड़ा हुआ कागज निकाला और उसे वेनेसा के हाथों में थमा दिया। पिछले 3 सालों में इस परिवार पर मैंने जितना भी खर्च किया है यह उसका पूरा हिसाब है। मैंने महीने का मॉर्गेज, घर का कर्ज चुकाया। मैंने यूटिलिटी बिल और गैस का खर्च भी उठाया। तुमने जो ज्यादातर बैग और कॉस्मेटिक्स खरीदे उनका पैसा भी मैंने ही दिया। कुल मिलाकर यह 428.600 बनता है। इसमें से वह आधा हिस्सा घटाने के बाद जो मुझे देना चाहिए, तुम्हें अभी भी मुझे 214.300 वापस करने हैं। तलाक के लिए हम अपनी संपत्ति का बंटवारा इसी तरह करेंगे। तुम्हें इस पर कोई ऐतराज तो नहीं है? ऐना, मैंने शांत भाव से उसकी ओर देखा। वेनेसा एकदम से जमसी गई। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हमेशा आज्ञाकारी रहने वाला नाथन, जो कभी पैसे पैसे का हिसाब नहीं रखता था, एक दिन इतनी बारीकी से हिसाब किताब करेगा। नाथन, तुम्हारा मतलब क्या है? उसकी सारी हेकड़ी पल भर में हवा हो गई और उसकी आवाज में घबराहट साफ झलकने लगी। क्या तुम सच में मेरे साथ इस तरह हिसाब किताब कर रहे हो? मैं क्यों न करूं? मैंने पलटकर पूछा। क्या तुमने हमेशा मुझसे निष्पक्षता की मांग नहीं की है? यह तरीका सबसे ज्यादा निष्पक्ष है। उसके होंठ हिले, लेकिन वह एक भी शब्द नहीं बोल पाई। उसका चेहरा पहले सुर्ख हुआ, फिर पीला पड़ा और अंत में एकदम सफेद पड़ गया। मैंने उसकी ओर फिर नहीं देखा। मैं मुड़ा और बेडरूम में चला गया। मेरे पास अपना ज्यादा सामान नहीं था, बस बदलने के लिए कुछ कपड़े, एक कंप्यूटर और कुछ पेशेवर किताबों के ढेर। मैंने उन्हें लापरवाही से एक बैकपैक में ठूंस दिया। मैंने बहुत जल्दी पैकिंग पूरी कर ली।
जब मैं अपना बैकपैक लेकर बेडरूम से बाहर निकला तो वेनेसा अभी भी वही खड़ी हक्की बक्की सी लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजनबीपन और डर की एक हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी। शायद उसे आखिरकार यह एहसास हो गया था कि जिस नाथन को वह अपनी मर्जी से नचाती और पैरों तले रौंदती थी वह अब पूरी तरह से गायब हो चुका है। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, उसे खोला और पीछे मुड़कर बस एक आखिरी बात कही, खर्चों का पूरा ब्यौरा, बिल मेज पर रखा है। तलाक के कागजात के सिलसिले में मेरा वकील जल्द ही तुमसे संपर्क करेगा। यह कहने के बाद मैं बिना पीछे मुड़े बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही पीछे से कुछ टूटने फूटने की जोरदार आवाज आई, जिसके बाद वेनेसा के दबीबी सिसकने की आवाज सुनाई दी। लेकिन मेरे दिल में जरा भी हलचल नहीं हुई। मेरा दिल तो पहले ही मर चुका था। अब मैं बस इस बेजान शरीर के लिए एक सही ठिकाना ढूंढ रहा था। मैं घर से निकल गया ठीक 29 मिनट और 32 सेकंड बाद और कुछ समय के लिए एक होटल में जाकर रुका। विक्टोरिया को पूरी कहानी सुनाने के बाद उसने बस बेपरवाही से इतना ही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। इसके तुरंत बाद उसने मुझे एक पता भेजा, यहां आकर रहो। हर समय होटल में रहना सुविधाजनक नहीं होता। यह शहर के बीचों बीच एक विशाल आलीशान अपार्टमेंट था। इसका सादा सा डेकोरेशन भी बहुत शानदार लग रहा था। यह उन प्रॉपर्टीज में से एक थी जो उसके नाम पर थीं। आम दिनों में यहां शायद ही कोई रहता था। उसने चाबी मेरे हाथ में थमाते हुए धीरे से कहा, इसका किराया अपनी टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन फीस का ही एक हिस्सा मान लेना। मैंने कोई दिखावा नहीं किया और मना नहीं किया। इस समय मुझे सच में रहने के लिए एक पक्की जगह की जरूरत थी। धन्यवाद, हम पार्टनर है। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। वह थोड़ी रुकी, फिर आगे कहा, इसके अलावा पास रहने से हमारी मुलाकातें भी आसान हो जाएंगी। उसके बाद के दिनों में सब कुछ शांत और सुकून भरा रहा। वेनेसा ने मुझसे दोबारा संपर्क नहीं किया। शायद वह उस विस्तृत बिल को देखकर घबरा गई थी। मेरे वकील ने बीच बचाव किया था और उसके साथ तलाक की शर्तों पर बातचीत कर रहा था। मुझे पता चला कि उसने उन शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया था। वह रो रही थी और नखरे दिखा रही थी, मुझे बेरहम होने का ताना दे रही थी। मैंने ये सारे मामले पूरी तरह से वकील के हवाले कर दिए। विक्टोरिया के साथ मेरी मुलाकातें जारी रहीं। हमने साथ में शानदार पश्चिमी खाना खाया, आर्ट एग्जीबिशन में गए, कॉन्सर्ट में गए, वो सब कुछ किया जो कपल्स करते हैं। लेकिन हमारे बीच हमेशा एक हल्की सी दीवार बनी रही। हम आम प्रेमियों से ज्यादा सहयोगी जैसे थे। मुझे पता था कि वह मेरी मदद कर रही है, उसे भी पता था कि उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। हमारे बीच एक आपसी बिना कही समझ थी। एक दिन कंपनी के सीईओ ने अचानक मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। नाथन, स्पिरिट सिस्टम प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? सीईओ वैंस ने अपनी चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है मिस्टर वैंस, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। यह अच्छी बात है। सीईओ वैंस ने सिर हिलाया। उनकी आवाज अचानक बदल गई। मैंने सुना है कि हाल ही में तुम और सीईओ स्टर्लिंग काफी करीब आ गए हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। खबरें इतनी तेजी से फैलती है। यह तो बस एक निजी रिश्ता है। निजी रिश्ता? सीईओ वैंस ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। मैंने इसके बारे में सुना है। तुम दोनों तो लगभग शादी की बातचीत तक पहुंच चुके हो। नाथन, तुम तो कमाल के हो। इसे इतनी अच्छी तरह से छिपाए रखा। तुमने सीईओ स्टर्लिंग जैसी वीआईपी हस्ती को कब से पटाना शुरू कर दिया? मुझे समझ नहीं आया कि कैसे समझाऊं, इसलिए मैं बस हल्की सी मुस्कान दे पाया। मिस्टर वैंस, आपने यह बात किससे सुनी? हेज रियल एस्टेट के हंटर हेज ने मुझे खुद फोन किया था। सीईओ वैंस ने मेरे कंधे पर थपथपाया। उन्होंने कहा कि वह स्पिरिट सिस्टम के लिए हमारे साथ पार्टनरशिप की शर्तों पर बात करना चाहते हैं। उनकी शर्तें स्टर्लिंग की शर्तों से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। मैं तुरंत समझ गया कि यह हंटर का बदला था। वह बिजनेस की दुनिया में विक्टोरिया को तो छू नहीं सकता था, इसलिए उसने मुझे निशाना बनाया। वह मेरे पैरों तले से जमीन खींचना चाहता था। मेरे और विक्टोरिया के बीच की पार्टनरशिप की कड़ी को तोड़ना चाहता था। एक बार जब मैं यह स्पिरिट सिस्टम वाली कड़ी खो देता तो विक्टोरिया के सामने मेरी कोई कीमत नहीं रह जाती। तब तक अगर वह मुझे ठुकरा देती तो मैं इस इंडस्ट्री में मजाक का पात्र बन जाता। किसी को मारने के लिए दूसरे की तलवार इस्तेमाल करने की क्या शानदार चाल थी। मिस्टर वैंस, आपके कहने का क्या मतलब है? मैंने उनकी तरफ देखा और गहरी आवाज में पूछा। नाथन, जाहिर है मुझे तुम पर भरोसा है। सीईओ वैंस ने पूरी ईमानदारी दिखाने की कोशिश की, लेकिन कंपनी को ज्यादा से ज्यादा मुनाफे के बारे में भी सोचना होता है। हेस परिवार की शर्तें सचमुच बहुत आकर्षक है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि हंटर और सीईओ स्टर्लिंग एक साथ बैठकर बात कर सके? जो भी ज्यादा कीमत देगा हम उसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे। सही मुकाबला है ना?
सीईओ वैंस के चेहरे पर वह बनावटी मुस्कान देखकर मेरे दिल में सिहरन दौड़ गई। यह तथाकथित सही मुकाबला मेरे लिए तो बस मुझे आग में झोंकने जैसा था, ताकि वे मछुआरे की तरह सारा फायदा उठा सके। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि मैं आपके लिए इसका इंतजाम कर दूंगा। मैंने सिर हिलाया और ऑफिस से बाहर निकल गया। मैंने तुरंत विक्टोरिया को फोन किया और उसे पूरी बात साफ साफ बता दी। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, जिसके बाद उसकी धीमी हंसी सुनाई दी। एक जाल। दिलचस्प। तुम क्या करने का सोच रही हो? मैंने बेचैनी से पूछा। जब सिपाही आते हैं तो सेनापति उन्हें रोकते हैं। जब पानी आता है तो धरती उसे रोकती है। उसकी आवाज में तनाव का कोई नामोनिशान नहीं था। मुझे समय और जगह बता दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। दावत एक आलीशान क्लब हाउस के एक प्राइवेट कमरे में रखी गई थी। जब मैं वहां पहुंचा तो सीईओ वैंस और हंटर पहले से ही अंदर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही हंटर के चेहरे पर एक घमंडी और ठंडी सी मुस्कान आ गई। उसकी नजरें ऐसी थीं जैसे वह किसी ऐसे कैदी को देख रहा हो जिसे अभी अभी सरेआम फांसी दी जाने वाली हो। नाथन, तुम आ गए। सीईओ वैंस ने बड़े उत्साह से मुझे बैठने के लिए कहा। सीईओ स्टर्लिंग कहाँ है? क्या वह अभी तक नहीं पहुंची? उन्हें बस थोड़ी ही देर में पहुंच जाना चाहिए। जैसे ही मैंने अपनी बात पूरी की, प्राइवेट कमरे का दरवाजा खुल गया। विक्टोरिया अंदर आई। उसने एक लंबी लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उसका पूरा व्यक्तित्व पूरी तरह से निखर कर सामने आ रहा था। जिस पल उसने दरवाजे से अंदर कदम रखा, पूरे कमरे की हवा जैसे जमसी गई। सीईओ वैंस और हंटर अनजाने में ही अपनी सीटों से खड़े हो गए। सीईओ स्टर्लिंग, आपकी मौजूदगी से हमारी इस छोटी सी जगह की शोभा सचमुच बढ़ गई है। सीईओ वैंस ने अपने हाथ मलते हुए कहा। उसके चेहरे पर चापलूसी साफ झलक रही थी। हंटर का चेहरा तो सख्त था, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती एक मुस्कान लाने की कोशिश की। सीईओ स्टर्लिंग, मैं काफी समय से आपका बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। विक्टोरिया ने उनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। वह सीधे मेरी तरफ बढ़ी और बड़े ही सहज अंदाज में मेरे बगल में बैठ गई। फिर उसने सीईओ वैंस की तरफ देखा। उसकी आवाज एकदम ठंडी थी। मिस्टर वैंस, मेरा समय बहुत कीमती है। अगर आपको कुछ कहना है तो सीधे मुद्दे पर आइए। सीईओ वैंस उसके दबदबे से थोड़ा सहम गया और अजीब सी हंसी हंसा। बात कुछ यूं है सीईओ स्टर्लिंग, मिस्टर हेस हमारी कंपनी के स्पिरिट सिस्टम में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। आज आपको यहां बुलाने का मकसद यह है कि सभी को बराबरी का मौका मिले। जो भी सबसे ज्यादा कीमत लगाएगा वही जीतेगा। बराबरी का मुकाबला। विक्टोरिया हंसी। उसकी हंसी में एक ठंडी सी खिल्ली छिपी थी। उसने सिर घुमाकर हंटर की तरफ देखा। उसकी आवाज सख्त थी। हंटर, क्या तुम मुझसे बराबरी की बात करने लायक भी हो? हंटर का चेहरा पल भर में ही गुस्से से लाल हो गया। सीईओ स्टर्लिंग, आपके कहने का क्या मतलब है? तुम अच्छी तरह जानते हो। विक्टोरिया ने मेज पर रखी चाय की प्याली उठाई और उस पर धीरे से फूंक मारी। तुम्हें लगा कि सीईओ वैंस का सहारा लेकर तुम मुझे झुकने पर मजबूर कर दोगे। तुम्हें लगा कि एक छोटा सा स्पिरिट सिस्टम हथियाकर तुम स्टर्लिंग ग्रुप के पूरे ताने बाने को हिला दोगे। हंटर, तुम बहुत भोले हो, या यूं कहो तुम बहुत बेवकूफ हो। हंटर इतना गुस्सा हुआ कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। विक्टोरिया के सामने उसकी छोटी मोटी चालें बच्चों के खेल से ज्यादा कुछ नहीं थीं। बेतुकी और बचकानी। विक्टोरिया ने सीईओ वैंस की ओर देखा। सीईओ वैंस के माथे पर पहले ही ठंडा पसीना आने लगा था। मिस्टर वैंस, ऐसा लगता है कि आपने किसी चीज को लेकर कोई गलती कर दी है। वह क्या है? एपेक्स कंपनी में स्पिरिट सिस्टम अब आपका नहीं रहा। जैसे ही विक्टोरिया ने यह कहा, उसने अपने बैग से एक दस्तावेज निकाला और उसे मेज पर फेंक दिया। ठीक कल ही मैंने एपेक्स कंपनी को पूरी तरह से खरीद लिया है। अब मैं इस कंपनी की बॉस हूं। जहां तक नाथन की बात है। वह रुकी और अपनी नजरें मेरी ओर घुमाई। उसकी आंखों में एक अर्थपूर्ण मुस्कान थी। वह अब स्पिरिट सिस्टम प्रोजेक्ट का चीफ डायरेक्टर है, स्टर्लिंग ग्रुप द्वारा आमंत्रित एक विशेष तकनीकी सलाहकार, और मेरा बॉयफ्रेंड। धमाका। मेरे दिमाग में ऐसा लगा जैसे कोई बम फट गया हो और वह पूरी तरह से सुन्न हो गया। एपेक्स कंपनी को खरीद लिया गया था। सीईओ वैंस और हंटर पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। वे मेज पर रखे अधिग्रहण के अनुबंध को इस तरह घूरे जा रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनके जबड़े खुले के खुले रह गए थे। विक्टोरिया खड़ी हो गई और ऊपर से नीचे की ओर उन्हें देखने लगी। अब क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और भी है? उस प्राइवेट कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। वह दावत एक कड़वे माहौल में समाप्त हुई। सीईओ वैंस और हंटर निराश होकर वहां से चले गए, खासकर सीईओ वैंस, जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वे तो मछुआरा बनना चाहते थे,
लेकिन अंत में उनका पूरा का पूरा तालाब ही किसी और ने खरीद लिया। क्लब हाउस से बाहर निकलते हुए भी मेरे होश अभी तक पूरी तरह से वापस नहीं आए थे। तुमने सच में उसे खरीद लिया? यह तो बस एक नाश्ते की कीमत है, विक्टोरिया ने बेपरवाही से कहा। क्या अमीरों की दुनिया ऐसी ही होती है? मैंने बड़ी मुश्किल से पूछा। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी छुरी हूं। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें बेहद गंभीर थीं। इस तरह के लोगों से निपटने के लिए सबसे सीधा और असरदार तरीका अपनाना पड़ता है। उन्हें एक बार हड्डी तक दर्द पहुंचा दो, फिर वे दोबारा ऐसी हिम्मत कभी नहीं करेंगे। मेरे दिल में एक अनजानी सी गर्माहट भर गई। इस बार मैंने अपने दिल की गहराइयों से कहा, शुक्रिया। उसने जवाब में कोई बात नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर तुम मेरा यह एहसान कैसे चुकाओगे? मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मैं उसे सिर्फ उस टेक्निकल डॉक्यूमेंट के बदले ही कुछ दे सकता था, लेकिन अब तो पूरी कंपनी ही उसकी हो चुकी थी। तभी वह अचानक मेरे और करीब आ गई। उसकी सांसों की गर्माहट मेरे कान से टकराई। तुम अपना शरीर मुझे सौंपकर मेरा एहसान चुका सकते हो? शर्म से मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। कानों से लेकर गर्दन तक सब कुछ सुर्ख हो गया। मेरी घबराहट देखकर वह जोर से हंस पड़ी, ठीक उस बच्चे की तरह जिसने कोई शरारत सफलतापूर्वक कर दिखाई हो। बस मजाक कर रही थी। उसने मेरे कंधे पर थपथपाते हुए कहा, चलो बॉयफ्रेंड, अपनी बॉस को कुछ बढ़िया खिलाने ले चलो। उस रात हमने बहुत सारी बातें की, काम धंधे से लेकर जिंदगी तक, और फिर एक दूसरे के अतीत के बारे में भी। आखिरकार मुझे पता चला कि उसने भी एक नाकाम रिश्ते का दर्द झेला था। उसे भी गहरी चोट लगी थी। शायद इसीलिए उसने खुद को एक हेजहॉग, कांटेदार जीव की तरह समेट रखा था। खुद को बचाने के लिए वह अपनी बेरुखी और मजबूती का कवच पहनकर रखती थी। असल में हम दोनों एक ही तरह के इंसान हैं। उसने थोड़ी सी वाइन पी रखी थी। उसकी चमकती आंखें मेरी तरफ देख रही थीं। वह बाहर से तो बहुत सख्त दिखती थी, लेकिन अंदर से वह किसी भी और इंसान से कहीं ज्यादा प्यार और गर्माहट की भूखी थी। उसकी हल्की सी सुर्ख गालों और आंखों में झलकती उस कमजोरी को देखकर मेरे दिल के किसी कोने में एक मीठी सी हलचल हुई। जब हम अपार्टमेंट लौटे तब तक काफी रात हो चुकी थी। मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने गया। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जैसे ही मैं अपने कमरे की तरफ मुड़ा, उसने अचानक मुझे आवाज दी, नाथन। मैं पलटकर उसकी तरफ देखने लगा। वह एक कदम आगे बढ़ी, अपने पंजों के बल खड़ी हुई, और उसके होठों का एक नरम ठंडा स्पर्श मेरे होठों पर उतर आया, ठीक उस ड्रैगन फ्लाई की तरह जो पानी की सतह को छूकर तुरंत उड़ जाती है। बस छुआ और फिर दूर हो गई। मैं अपनी जगह पर जमसा गया। मेरा पूरा शरीर जैसे आग की तरह तप रहा था। यह तो बस डाउन पेमेंट है। उसने मेरी तरफ देखा। उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे, और उसकी आंखों में शरारत की एक झलक थी। बाकी पैसे तब तक इंतजार करो जब तक तुम इस बारे में अच्छी तरह सोच न लो। उसके बाद आकर बाकी पैसे चुका देना। यह कहने के बाद वह मुड़ी और अपने कमरे की तरफ भाग गई, जैसे किसी चीज से बचकर भाग रही हो। मैं वही खड़ा अपने होठों को छू रहा था, जिन पर मुझे अब भी उसकी छुअन और महक महसूस हो रही थी। मेरा दिल ढोल की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लगता है कि मुझे सच में उससे प्यार हो गया है। तलाक की प्रक्रिया बेहद आसानी से आगे बढ़ी। एक ऐसी जबरदस्त ताकत के सामने वेनेसा का सारा बेकाबू होना और संघर्ष करना उस प्रेइंग मेंटिस कीड़े जैसा था जो किसी रथ को रोकने की कोशिश कर रहा हो। मेरी तरफ से जो तलाक का वकील केस लड़ रहा था, उसे खुद विक्टोरिया ने मेरे लिए चुना था, जो शहर की सबसे बेहतरीन तलाक की वकील थी। इसके उलट वेनेसा ने जिस वकील को रखा था, वह इस माहिर वकील के सामने किसी नौसिखिए इंटर्न जैसा लग रहा था। उसे इस हद तक चुप करा दिया गया कि वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, और उसमें विरोध में आधा वाक्य भी बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। आखिर में वेनेसा के पास मेरे द्वारा रखी गई सभी शर्तों को मानने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। संपत्ति का बंटवारा, कर्ज का निपटारा, हर शर्त साफ साफ कागज पर लिखी हुई थी। जिस दिन कागजों पर दस्तखत होने थे, उस दिन एक कैफे में वेनेसा ने मुझसे आखिरी बार कुछ पूछा। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं थी। वह इतनी थकीहारी और बेहाल लग रही थी कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखों में खून की लाल लाल नसें साफ दिखाई दे रही थीं। नाथन, उसने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अखरोट की तरह सूजी हुई थीं। रोने की वजह से उसकी आवाज भारी हो गई थी। क्या हमें सच में इस कदम तक आना पड़ा? समझौता हो चुका है, मैंने उसे शांत भाव से याद दिलाया। मेरी आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन मुझे इसका अफसोस था। वह अचानक भावुक हो गई और उसने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। मुझे पता है कि मैं गलत थी नाथन। मुझे हंटर के इतना करीब नहीं जाना चाहिए था। तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं?
उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। उसकी उंगलियों के सिरे हल्के हल्के कांप रहे थे। मैंने बड़ी आसानी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वैनेसा, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। मेरे शब्द एकदम साफ थे। जिस पल तुमने मेरा फोन काटा और हंटर के साथ होटल में रात बिताई, उसी पल बहुत देर हो चुकी थी। टूटा हुआ शीशा, भले ही उसे जोड़कर चिपका भी दिया जाए, उसमें दरारें हमेशा बनी रहती है। हमारा रिश्ता तो बहुत पहले ही तुम्हारे अपने हाथों से चकनाचूर हो चुका था। उसे अब कभी भी पहले जैसा नहीं जोड़ा जा सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। वह रोते हुए बोली और अपना सिर हिलाया। उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांप रहा था। यह सब हंटर की वजह से हुआ। उसने मुझसे झूठ बोला था। उसने कहा था कि वह मुझे पसंद करता है, कि वह मेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। लेकिन हुआ क्या? वह सिर से पैर तक एक नंबर का कमीना है। उसे पता चला कि तुम और विक्टोरिया साथ हो और वह स्टर्लिंग ग्रुप को नाराज करने से डर गया। उसने तुरंत मुझे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर किया। उसने कहा कि हम सिर्फ दोस्त हैं और मुझे उसे परेशान करने की हिदायत दी। वह एक ऐसे बच्चे की तरह बेकाबू होकर रो रही थी जिसे पूरी दुनिया ने अकेला छोड़ दिया हो। वह कैफे के एक कोने में सिमट कर बैठ गई। सच ही तो है। इन दो घटिया लोगों का तथाकथित गठबंधन मुनाफे के सामने एक कमजोर बुलबुले से ज्यादा कुछ नहीं था। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे मन में उसके लिए जरा भी हमदर्दी नहीं थी। मुझे बस उस पर बेहद तरस आ रहा था। अगर तुम्हें पता था कि ऐसा ही होगा, तो तुमने शुरुआत में वैसा बर्ताव क्यों किया? यह तुम्हारी समस्या है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं खड़ा हो गया और वहां से जाने की तैयारी करने लगा। नाथन! उसने अचानक मेरी शर्ट का किनारा कसकर पकड़ लिया और जोर से घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसके घुटने ठंडी फर्श से जोर से टकराए। मुझे बस एक और मौका दे दो। मैं तुमसे भीख मांग रही हूं। अब से मैं तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी से रहूंगी और फिर कभी हंटर से नहीं मिलूंगी। कैफे में मौजूद लोग हमारी तरफ मुड़ने लगे। उनकी उत्सुक नजरें हम पर आकर टिक गईं, जिससे मुझे काफी असहज महसूस होने लगा। मैंने त्योरिया चराई और उसके चंगुल से छूटने की कोशिश की। उसने मुझे बहुत कसकर पकड़ रखा था। उसके नाखून लगभग मेरे कपड़ों में गर गए थे। ठीक उसी पल मेरे पैरों के पास ऊंची हील्स की एक जोड़ी आकर रुकी। विक्टोरिया आ गई थी। उसने फर्श पर घुटनों के बल बैठी वेनेसा पर एक नजर डाली, फिर मेरी तरफ देखा और फिर नीचे झुककर वेनेसा की मेरी शर्ट के दामन को कसकर पकड़ी हुई उंगलियों को एक एक करके धीरे से हटाया। मिस, उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी, जिसमें जरा भी गर्माहट नहीं थी। तुम उस आदमी के पीछे भाग रही हो जो अब तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी गरिमा खो रही हो? वेनेसा ने तेजी से ऊपर देखा। जिस पल उसने विक्टोरिया को देखा, ऐसा लगा जैसे उसने अपनी आखिरी जीवन रेखा पकड़ ली हो। वह रेंगती हुई विक्टोरिया की पैंट के पायचे से लिपट गई। सीईओ स्टर्लिंग, प्लीज मेरे लिए नाथन से सिफारिश कर दीजिए। उनसे कहिए कि मुझे माफ कर दे। तुम दोनों तो बस नाटक कर रहे हो। तुम सच में साथ नहीं हो। विक्टोरिया सीधी खड़ी हो गई और मुझे अपने पीछे खींच लिया। फिर वहां मौजूद सभी मेहमानों के सामने वह मेरी तरफ मुड़ी। उसने अपने दोनों हाथों से मेरा चेहरा थामा और मुझे एक गहरा चुंबन दिया। यह चुंबन पिछली बार की तरह पानी पर मंडराती किसी तितली जैसा हल्का नहीं था, बल्कि इसमें एक जबरदस्त अधिकार भाव छिपा था। यह एक ऐसा चुंबन था जो अपने अधिकार की घोषणा कर रहा था। हमारे होठों के जरिए प्रवाहित होती उस तीव्र ऊष्मा ने मुझे पल भर में ही जरवत कर दिया। आसपास मौजूद मेहमान पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए। फुसफुसाहटों में चल रही बातचीत अचानक थम गई। सबकी नजरें हम पर आकर टिक गईं। वेनेसा के चेहरे का सारा खून जैसे सूख गया और उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। उसकी आंखों की चमक भी पूरी तरह से बुझ गई। काफी देर बाद विक्टोरिया ने धीरे से मुझे जाने दिया। उसने फर्श पर ढीली पड़कर गिरी वेनेसा की तरफ देखा और उसके हर शब्द में स्पष्टता और ठंडक थी। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि हम नाटक कर रहे हैं? वेनेसा फर्श पर ही निढाल होकर गिर पड़ी। उसकी आंखें किसी सूखे कुएं की तरह खाली थीं। उसके पूरे शरीर की सारी ताकत जैसे छिन गई थी और उसकी पुरानी हेकड़ी का अब कोई नामोनिशान नहीं बचा था। विक्टोरिया ने उसे पलटकर दोबारा नहीं देखा। उसने कसकर मेरी बाह थाम ली, फिर मुड़ी और वहां से चल दी। चलो, हम घर जा रहे हैं। वेनेसा और मैं पूरी तरह से उसके कपड़ों में सिमट गए थे। उसकी जिंदगी किस ओर जाएगी, चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए, मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं थी। मेरी जिंदगी ने हालांकि एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया था। ठीक इसी पल विक्टोरिया के पूरे सहयोग से मैंने अपनी खुद की एक टेक्निकल टीम बना ली थी, जो पूरी तरह से स्पिरिट सिस्टम पर गहरी रिसर्च करने में जुटी हुई थी। स्टर्लिंग ग्रुप ने हमें बेहतरीन सहयोग दिया। पूंजी, उपकरण और बेहतरीन टैलेंट, सब कुछ हमारे पास मौजूद था।
हर दिन मैं इतना व्यस्त रहता था कि मेरे पैर जमीन पर मुश्किल से ही पड़ते थे, लेकिन मुझे एक अभूतपूर्व संतुष्टि और सुरक्षा का एहसास होता था। विक्टोरिया के साथ मेरा रिश्ता भी अब ऑफिशियल हो गया था। वह मुझसे मिलने कंपनी आती थी और अपने साथ एक थर्मस में घर का बना हुआ खाना, बेंटो बॉक्स, लाती थी। उस खुशबूदार चावल और मीठे सूप में आम जिंदगी की महक बसी होती थी। मैं भी काम से जल्दी निकल जाता और उसे लेने के लिए स्टर्लिंग ग्रुप के नीचे इंतजार करता, ताकि हम साथ घर जा सके। हम भी किसी आम जोड़े की तरह ही थे, काम की छोटी मोटी बातें शेयर करते, रोजमर्रा की दिलचस्प चीजों की शिकायतें करते और अपने शांत दिनों को कविता में बदल देते। एक देर रात हम अपार्टमेंट की बालकनी पर एक दूसरे के बगल में खड़े होकर तारे देख रहे थे। शहर की नियॉन लाइटों ने रात के आसमान को भी फीका कर दिया था, फिर भी तारे टिमटिमा रहे थे। अचानक उसने अपनी कोहनी से मुझे धीरे से धक्का दिया। उसकी आंखों में एक शरारती मुस्कान तैर रही थी। तुम पर अभी भी मेरा एक फाइनल पेमेंट बाकी है, इसे चुकाने का तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी नजरें उसकी तारों भरी आंखों से टकराईं और मेरे होठों पर खुद ब खुद एक मुस्कान आ गई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर झुकाया और पहल करते हुए उसके होठों को चूम लिया। चांद की हल्की रोशनी और शहर की नियॉन लाइटें धुंधली होकर बैकग्राउंड में कहीं खो गईं और हम दोनों एक ऐसे रोमांस में डूब गए जो सिर्फ हम दोनों का था। मुझे कभी लगता था कि मेरी दुनिया हमेशा धुंध और निराशा से भरी एक उदास, बेरंग जगह ही रहेगी, लेकिन वह सुबह की पहली किरण की तरह थी, जो जोरदार तरीके से अंदर आकर सारी ठंडक और अंधेरे को दूर भगा देती है, जिसने मुझे सचमुच यह एहसास दिलाया कि किसी के द्वारा पूरी शिद्दत से चुना जाना और प्यार से चाहा जाना कितना सुकून भरा और सुरक्षित होता है। सच्चा इंसाफ यह नहीं है कि अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो तुम भी उसे पलटकर जोरदार थप्पड़ मारो। सच्चा इंसाफ तो यह है कि जो इंसान तुम्हें नीचे खींचता है उसे सही समय पर छोड़ दो। जब तुम पूरी तरह थक चुके हो तब उससे दूर हट जाओ और उस इंसान को अपना लो जो तुम्हें बेहतर बना सकता है, वह इंसान जो तुम्हारी आंखों में फिर से रोशनी भर दे। मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि अपनी जिंदगी के सबसे बुरे और निराशा भरे दिनों में मुझे वह मिली। वह मेरे लिए एक तेज धार वाले चाकू की तरह है, जो मुझे अतीत के कांटों को काटकर आगे बढ़ने में मदद करती है। वह मेरी रोशनी है, जो मेरे आगे का रास्ता रोशन करती है। वह मेरी विक्टोरिया है, इस दुनिया में मेरी रूह का एकमात्र ठिकाना।